हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक बहुत अनयूजुअल वीडियो बना रहा हूँ मैं। मैंने कभी ऐसे वीडियो जल्दी पहले बनाया नहीं। मैं पहले बहुत पहले एक ओपिनियन वीडियोस बनाया करता था जहाँ पे मैं अपने अपने ओपिनियंस देता था। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं लगता मुझे मेरी ओपिनियन देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे काफ़ी ओपिनियंस पड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि अभी कुछ टाइम के बाद कि मेरी ओपिनियंस इतनी भी मैटर करती हैं या मुझे केमिस्ट्री के अलावा भी कुछ और बनाना चाहिए। बट रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, बहुत लंबा चौड़ा ये बड़ा सा मैसेज था। और इस मैसेज के बाद मुझे ऐसा लगा, शर्मा जी का मैसेज था, मैं उनका नाम, पूरा नाम मैंने उनका ढक दिया है। मैं नहीं चाहता कि पूरी पब्लिक उनको जाके इंस्टाग्राम पे ढूंढे और उनको फिर रिक्वेस्ट करे और वो फेमस हो जाएं। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैसेज में उन्होंने पूछा था, मैं ये मैसेज रीड करता हूँ आपके साथ, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं अपनी दिल की कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग थे, बहुत बार, कई बार मेरे पास इंस्टाग्राम पे पर्सनल पे, मेरे जो पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे भी मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके भी कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, गाइडेंस लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू एनीथिंग, बिकॉज मैं अभी तक कुछ बना नहीं हूँ, इतना काबिल हुआ नहीं हूँ, या मैंने कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर लिया है कि मैं अपनी कुछ एडवाइजेस किसी को दूँ, या मेरी कुछ एडवाइजेस से किसी का करियर है, किसी का लाइफ सेट हो सके। बट ये जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जितना भी है, बट मुझे अपने ओपिनियंस को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई शुड शेयर माय ओपिनियन। क्या पता किसी को इस ओपिनियन से कुछ ना कुछ फ़ायदा या कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। तो मैसेज ये था, सर, कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग, प्लीज डोंट इग्नोर दिस मैसेज। आई एम परसिंग केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज अंडर NBU. Our first semester was held online, and from the second semester offline classes will start. I just want you to make a video giving advices, not only regarding about academics but everything, to the first year chemistry honors students who are going to be going to the college for the first time. इसी पिछले 2 साल से अगर आप देखो, 2020-2021 में जो बच्चे थे उन्होंने मोस्टली जो अपना टाइम था वो ऑनलाइन स्क्रीन के सामने ही गुजारा है। और यही 2 साल थे जब हम टीचर्स भी ऑनलाइन हो गए थे। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल का एक दौर चल गया था, जहाँ पे एजुकेशन जो थी वो पूरी तरीके से, आप कह सकते हो, बर्बाद भी हो गई, और कह सकते हो बहुत तरीके से फ्लरिश भी हो गए। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो ऑनेस्टली जेन्युइनली पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके लिए ये एक तरीके से बूंद निकल के साबित हुआ लॉकडाउन का ड्यूरेशन। और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले थे उनके लिए ये कर्ज की तरह साबित हुआ। अब इसके रीज़न क्या है मैं बता सकता हूँ ऑनेस्टली। पूरा मैसेज एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था कॉलेज में, ट्रैवलिंग में, यहाँ वहाँ। उनका टाइम बच गया, उन्होंने घर पे अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया पढ़ाई करने में, जैसे मैंने किया। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बर्बाद हो जाता था मुंबई के लोकल ट्रेन में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में। पर ऑनलाइन का टाइम जब दौर आया, मैंने पूरा टाइम अपने घर पे बैठ के, इस ऑफिस में बैठ के मैंने इतना इसको मस्त यूटिलाइज किया। मैंने अपने कोर्सेज डिज़ाइन कर लिए, मैंने अनअकैडमी पे भर भर के लेक्चर्स लिए, मैंने बहुत तगड़ा पैसा कमाया, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने का कोशिश किया। जहाँ मैं दिन के 5 घंटे लेके थक जाता था, वहाँ मैं घर पे बैठ के दिन के 9-9, 10-10 घंटे में काम करता था। मैं वीडियो शूटिंग करता था, एडिटिंग करता था। तो जो काम करने वाले वर्कaholic लोग थे उनके लिए बहुत बूंद साबित हुआ, जिनको कभी फुर्सत नहीं मिलती थी। पर जो टाइम पास करने वाले बच्चे थे उनका ये लिए और भी बर्बाद हो गया, क्योंकि जो कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ सकते थे वो घर पे ऑनलाइन में क्या ही पढ़ लेते। तो जो खराब बच्चे थे, यानी जिनको मोटिवेशन नहीं था, पढ़ने का मन नहीं करता था, या जो एक्सक्यूज ढूंढते थे, उनके लिए तो पूरा लॉकडाउन बर्बादी हो गया। और जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने इसका जो फायदा उठाया है, इस पूरे 2-3 साल का जो बेनिफिट उठाया, उनको आने वाली पूरी लाइफ याद रहेगा। तो अब अगर आप फर्स्ट ईयर पहली बार ऑफलाइन कॉलेज जा रहे हो ऑनलाइन माहौल से निकल के, तो क्या क्या चेंजेस आपकी ये लाइफ में आ सकते हैं, क्या क्या आने चाहिए, मैं इसके बारे में एक एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, मैं ज़्यादा बकवास ना करूं, ज़्यादा प्रवचन ना दूं आप लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने समराइज किया है 4 मेन पॉइंट्स में, उनको मैं आगे आपको बताऊंगा। भाई साहब ने आगे पूछा है, एडवाइजेस रिगार्डिंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम एकेडमिक्स टू सोशल लाइफ टू एवरी सिंगल थिंग। अब भाई देखो, एवरी सिंगल थिंग के ऊपर अगर मैं आपको वीडियो बनाने लगूं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। 5-6 घंटे का एक प्रवचन का वीडियो बन जाएगा। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर करूंगा। इस वीडियो के बाद अगर आपके माइंड में और भी डाउट होते हैं, अगर आप और कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ही इज द पर्सन जिसकी जो लॉजिकल बातें कर रहा है, या जो बंदा हमें प्रैक्टिकली समझा सकता है, तो ही आप मुझसे पूछना। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बाबा हैं, बहुत सारे एडवाइस देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर भरे पड़े हैं, है ना। आप उनके वीडियो सुन सकते हो, आप उनको। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा टीचर हूँ जो इस छोटी से इस इतने बड़े यूट्यूब की दुनिया में एक छोटा सा चैनल चला रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू मेनी थिंग्स, बट इफ यू फील दैट आई एम द राइट पर्सन, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं उन टॉपिक्स पे एक एक करके वीडियो बनाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक दैट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। From all the years in school, I have realized one thing about a mentor: you are nothing. Without a mentor, you are nothing. Today, I sometimes think that if I had someone who would advise me to do this and not to do that while I was in school, I would have been somewhere else. Obviously, हम सबको एक mentor की जरूरत पड़ती है, और we need, जैसे एक समुद्र में एक जो नाव होती है, अगर वो लहरों के किनारे होगी तो पता नहीं वो कहाँ ही चली जाएगी, क्योंकि लहरों का डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन वक्त के साथ बदलता रहता है। अगर आप हवा के सहारे बैठोगे तो आपकी नैया जो है वो कभी पार नहीं लग सकती। आपको एक ऐसा मेंटर या एक ऐसी चीज चाहिए। अब वो मेंटर जरूरी नहीं इंसान हो,
वो मेंटर कुछ भी हो सकता है, वो एक ना दिखने वाली चीज हो सकती है, वो एक जानवर हो सकता है, वो एक ऐसा एक एम हो सकता है, या ऐसी कोई किताब हो सकती है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है, माँ बाप भाई बहन दोस्त, कुछ भी एक ऐसा चीज जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, जो हमें वक्त पे ये चीजें याद दिलाता रहे कि हमारा मेन मकसद क्या है, हम किसके लिए सर्वाइव कर रहे हैं, और हमने बचपन से जो सपने देखे हैं हम उन डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा एक मेंटर हमेशा आपको ढूंढना पड़ता है, एक ऐसा एक पर्सन। मैं एक बुक पढ़ रहा था आजकल, इकिगाई करके, आई वॉज रीडिंग अ बुक जिसका नाम है इकिगाई ना। इस बुक से मैंने ये जापान के जो लोग 100 साल जीते हैं, जापान में जो 100 साल जीते हैं, वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि आपकी जिंदगी में एक इकिगाई का होना बहुत जरूरी है। इकिगाई का मतलब समझ सकते हो, एक मकसद जिसके सहारे आप जीते हो। अगर वो मकसद आपकी लाइफ में नहीं होगा, उस मकसद को ही आप अपना मेंटोर समझ सकते हो। जरूरी नहीं है मेंटोर एक इंसान ही होना चाहिए। भाई साहब ने आगे पूछा, सम पीपल हैव द पेरेंट्स एल्डर सिबलिंग बट फॉर समवन लाइक दोज हु पेरेंट्स आर नॉट दैट क्वालिफाइड टू गिव मी एडवाइस अबाउट कॉलेज लाइफ, नाउ डू हैव एनी एल्डर सिबलिंग हु कैन टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। I have a younger brother who is in class 9 right now. He doesn't have to worry about anything because I am there to guide him. I have some experience regarding the school life, but college life is something new and I just need some guidance on how to spend these 3 years. Okay, sir, I believe you are one who can do this. I have seen other videos and read answers on Quora too, but those were not that helpful. I needed a video from a chemistry honors pass out student point of view. Sir, not only but I believe there are many students who want this video. Please make something regarding this. I don't know कितने लोगों को ये वीडियो चाहिए था, but I will surely make this and I will share my experience with you. देखिए, now this is where I start my video. सबसे पहली बात, अगर आप अपनी लाइफ को, एजुकेशनल जर्नी को अगर एक कैनवा पे देखो, तो आपकी एजुकेशनल जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होती है 11th-12th स्टैंडर्ड से, जब आप एक्चुअली साइंस की दुनिया में घुसते हो। ये वीडियो मैं साइंस की दुनिया के बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। आई एम नॉट कंसिडरिंग इट फॉर 11th और फॉर कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी लाइफ अलग हो जाती है। जब आप 11th-12th की दुनिया में आते हो, पहली बार आप साइंस का मजा चखते हो, आपको पहली बार समझ में आता है कि साइंस क्या होती है। अब जब तक आप 11th-12th पास होते हो, आपको साइंस अच्छे से समझ में भी नहीं आती है। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन थोड़ा डेवलप होता है, जिनको पर घर से जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिनके पेरेंट्स काफी अवेयर होते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, अवेयरनेस। हम हमेशा कहते हैं कि ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिनके माँ बाप को पता होता है कि केवीपी का एग्जाम क्या होता है, ओलंपियाड का एग्जाम क्या होता है, जिनके माँ बाप को पता होता है कि 12वीं के बाद बच्चा जब ओलंपियाड का पेपर देगा, अगर वो अच्छा रैंक ला देता है तो उसे प्राइजेस मिलता है, उसका फ्यूचर सेट हो जाता है, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को 8वीं-9वीं से ही उस तरीके से मोल्ड करना और प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। अब जिनके पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही पता है कि बच्चे को स्कूल में डाल देना है और वो बच्चा अपने आप पढ़ेगा, उसको लहरों के किनारे, हवा के किनारे छोड़ देना है और वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगा, उस बच्चे के लिए लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ जो जिस पाथ पे जाएगी या जिस रास्ते पे जाएगी, वो आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। आपके पेरेंट्स या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में जो आपको उस मोमेंट पे, वो कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने जिंदगी का तजुर्बा लिया होता है, जिसको पता होता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी होती है, अगर वो पहले से हमें गाइडेंस देता है तो लाइफ आसान हो जाती है। पर कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो खुद से ही सब सीखते हैं, उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता। वो लाइफ में रेस में हो सकता है थोड़ा पीछे हो जाए, पर वो अपना रास्ता खुद स्ट्रगल कर करके निकालते हैं। जब आप 11th-12th में आते हो, वहां पर आप एक्चुअली साइंस की दुनिया में या नॉलेज की दुनिया में पहली बार कदम रखते हो। अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे या अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा भाई बहन होगा जिसने उस दौर को देखा होगा, जिसने उस 11th-12th की दुनिया को समझा होगा, जिसे पता होगा कि 11th-12th में पढ़ाई का कितना महत्व होता है या कितना इंपॉर्टेंस होता है, वो आपको 11th-12th में प्रॉपर गाइड करेगा। वो भले ही आपको उस समय विलन लगेगा, ये सिर्फ पढ़ने के लिए कहता है, बट वो बंदा आपको राइट गाइडेंस देगा। और आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, ये जितने बच्चे IIT जैम क्रैक करते हैं या जितने बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, हमको लगता है वो 1 साल में बन गए हैं क्या? नहीं। क्या 6 महीने में बन जाते हैं क्या? नहीं। आप उनका कभी ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छी अवेयरनेस या गाइडेंस मिली होती है, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत पहले ये रियलाइज हो जाता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन। अवेयरनेस होती है कि हमें पता है, हम लोगों से सुनते हैं, हमें पता चल जाता है, हाँ भाई IIT जैम का पेपर होता है। बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं होता, बट कुछ लोगों को पता होता है, प्रिपेयर करते हैं। कुछ लोगों को 11th-12th में या 9th-10th में ये रियलाइज हो जाता है कि पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब उस रियलाइजेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने लाइफ में किसी को सक्सेसफुल देख लिया हो, या किसी के बारे में न्यूज आर्टिकल पढ़ लिया हो, या कहीं पे उसने कोई टीवी शो में कोई एक ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ में जरूर होता है जो हमको या तो रियलाइज करा देता है या हमें अवेयर करा देता है। ये दो बहुत डिफरेंट वर्ड होते हैं। कुछ लोगों को रियलाइजेशन होता है कि पढ़ना जरूरी है, बट उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि क्या करना है। जैसे आपको पता है पढ़ना है, आपको पता है मेहनत करनी है, रैंक लाना है, बट आपको ये नहीं पता होता है कि करने के लिए आगे क्या करना है,
तो अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो 11th-12th में बच्चा कहीं ना कहीं मिस करता है। और जिन बच्चों के पास ये दोनों नहीं होता तो उसका आने वाला जो लाइफ का सफर होता है वो स्ट्रगल से भरा होता है। अब जिन बच्चे को अवेयरनेस होती है वो हो सकता है वक्त के साथ रियलाइज करे कि भाई पढ़ना चाहिए क्योंकि यही एग्जाम होता है, मुझे यही एग्जाम देना है, और हो सकता है उसकी जिंदगी सुधर जाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको रियलाइज होता है पर अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता है मुझे पढ़ना है पर ये नहीं पता होता है करना क्या है। ऐसे इंसान को कोई मिल जाता है, कोई सीनियर मिल जाता है और उन्हें रास्ता दिखा देता है। तो दोनों में से अगर कोई एक भी चीज आपके पास है ना तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है। बट इनकेस अगर दोनों नहीं होती हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि ना तो उनके पास अवेयरनेस होती है गांव में, आज तो इंटरनेट पहुंचने लग गया, पहले तो इंटरनेट भी नहीं था, और हमारे यहाँ एक माहौल रहा है कि हम एक दूसरे को कभी कुछ चीजें बताते नहीं क्योंकि हम अपना कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहते, है ना। हमको लगता है कि यार ये चीज अगर मैंने इसको बता दी तो पता नहीं कल को यही मेरी नौकरी खा के चला जाए। एंड दैट्स ऑल बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दैट्स ऑल बिकॉज कि इंडिया में इतने लोग हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरी नौकरी पे दूसरा बंदा जाके बैठ जाए। हम अवेयरनेस कभी फैलाते ही नहीं है। दूसरा रियलाइजेशन, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं ना जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि 9th 10th 11th 12th में हमें सिर्फ नंबर्स पे जज किया जाता है। अगर आप मार्क्स लाओगे तो घड़ी, नहीं तो छड़ी, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और बहुत ज्यादा, मैं कहता ना, प्रचलित है। सब लोग उसी को मानते हैं। सब लोग ऐसा मानते हैं कि नंबर लाना, ये अवेयरनेस ही उन्हें नहीं है या ये रियलाइजेशन ही उन्हें नहीं होती है कि नंबर और सक्सेस इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं कहता हूँ ना, अवेयरनेस और रियलाइजेशन ये दो नए वर्ड्स में दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं ऑथर हूँ, कोई बुक लिख सकता हूँ, बट मैं ऑनेस्टली ये दो वर्ड्स में अपनी फिलोसफी से आपको देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की जिंदगी में अगर ये दो चीजें आ जाए, एक अवेयरनेस और एक राइट टाइम पे रियलाइजेशन, तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब यही दोनों हमारे बच्चों में नहीं होती है और इसीलिए उनका पूरा सफर आने वाला स्ट्रगल से भरा होता है। अब जैसे जैसे आप 11th-12th पास कर लेते हो, मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% बच्चे जो बीएससी में आते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनको 11th-12th स्टैंडर्ड में या तो जेई पढ़ना है, इसकी रियलाइजेशन नहीं होती है कि जेई का इंपॉर्टेंस क्या है। उनको पता है जेई पढ़ना चाहिए बट उन्हें रियलाइज नहीं होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, या नीट की क्या इंपॉर्टेंस है, या जेई नीट हम कैसे करना चाहिए, क्या उससे हम करियर बना सकते हैं। या 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती है, इनमें से उनको पता ही नहीं होता जेई नीट क्या होती है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी आते हैं, उन्हें पता ही नहीं था जेई और नीट क्या होता है। इस ऐसे 90% बच्चे जो होते हैं ना, 90% बच्चे जो बीएससी में आते हैं, ये ऐसे बच्चे होते हैं या तो जिनको रियलाइजेशन नहीं थी या तो जिन्हें अवेयरनेस नहीं थी। वो बच्चे जिनको जेई नीट में एडमिशन नहीं मिला, ऐसे बच्चे होते हैं यूजुअली जो बीएससी करने के लिए आते हैं। मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिल से आते हैं, मतलब मैं जनरलाइज करना सही नहीं होगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सच में रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, जो बच्चे जनरली एक्चुअली मतलब बीएससी पढ़ना चाहते हैं, पर वो उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद बहुत कम होती है। जो सेल्फ रियलाइज्ड, मैं कहता ना रियलाइजेशन, उनको बहुत कम लोगों को ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ मुझे रिसर्च ही करनी है। 12वीं में अगर बच्चा ये रियलाइज कर रहे कि मुझे रिसर्च ही करनी है, बहुत रेयर होता है। 12th के बच्चे को तो आधे टाइम यही नहीं पता था करियर क्या बनाना है। मैं तो 12th पास हुआ था, मेरे पास केमिस्ट्री की सरकारी बुक भी नहीं थी, टेक्स्ट बुक भी नहीं थी, मैं तो कोचिंग क्लासेस के नोट से पढ़ के पास हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता था ये IIT जैम क्या होता है, BHU क्या होता है, ये तो मेरे को आज वक्त के साथ धीरे धीरे पता चलना लगा। मुझे अवेयरनेस नहीं था, मेरे पास रियलाइजेशन था बट अवेयरनेस नहीं था। रियलाइजेशन, हाँ मुझे पढ़ना है, पढ़ने से जिंदगी संवर जाएगी, पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मुझे रियलाइज था, बट देयर वाज नो अवेयरनेस क्या करना चाहिए मुझे। किसी ने मुझे कभी बताया नहीं 12th स्टैंडर्ड में या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि जैम का पेपर भी होता है। मुझे तो बीएससी थर्ड ईयर में जाके पता चला कि जैम का पेपर होता है और जैम के पेपर से क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैम का पेपर होता है ये भी समझ में आ गया था, किसके लिए होता है, IIT में एडमिशन के लिए। बट IIT में क्यों जाना है, IIT में जाके क्या होगा, IIT से मैं आगे क्या मिल सकता है, इसकी अवेयरनेस ही मुझे नहीं थी। तो कभी कभी रियलाइजेशन बिना अवेयरनेस के अधूरी होती है, जैसे मेरे साथ हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि बीएससी में अगर आप बीएससी के बाद एमएससी में गेट का पेपर देते हो तो PSUs में जॉब लग जाती है। आई रियली टेल यू फ्रेंकली, आप लोगों को यकीन नहीं होगा इस बात का, क्योंकि मेरी जो एक इमेज यूट्यूब पे बनी हुई है कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बढ़िया पढ़ाता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जितने नॉलेज मेरे पास आई है ये पिछले 2-3 साल में आई है। पूरा बीएससी मेरे को रियलाइजेशन था बट अवेयरनेस नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कितने अलग अलग एग्जाम होते हैं। मुझे ये तक नहीं पता था कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में PhD के लिए अप्लाई करना होता है तो क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कि कैसे किया जाता है। तो पूरी ग्रेजुएशन मैंने अंधेरे में गुजारी है, बस अंधेरे में खड़ा था और चिल्ला रहा था कि हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ करना है, पर अवेयरनेस नहीं थी। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होते हो, वीडियोस देखो, मिलो, बातें करो, अवेयरनेस लो, क्या क्या अदर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। तो पहली चीज अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं, अगर आप मेरे इस कम्युनिकेशन से समझ पा रहे हो इन बातों से, तो आपको सबसे पहले तो रियलाइजेशन चाहिए और दूसरा अवेयरनेस चाहिए। ये दो चीजें होती हैं। अगर हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को ये दो चीजें समझ में आ जाएं, कभी कभी रियलाइजेशन और अवेयरनेस नहीं होती है, अगर ये दो चीजें समझ में आ जाएं तो बहुत सारे डिसीजंस हम ले सकते हैं। जैसे आज मुझे ये रियलाइज हो रहा है
कि काश अगर मैंने एमएससी के समय रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया होता तो शायद आज मैं कहीं फॉरेन कंट्री में बैठ के पीएचडी कर रहा होता, क्योंकि कभी किसी ने मुझे उस समय बताया नहीं कि फॉरेन कंट्री में पीएचडी करने के लिए रिसर्च पेपर का कितना महत्व होता है। शायद अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि बीएससी के 3rd ईयर में अगर मैंने बहुत मेहनत करी होती और मुझे किसी ने अगर आईआईटी जैम के बारे में बता दिया होता उस समय, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्वता क्या है, तो शायद आज मैं भी किसी आईआईटी में जाके पढ़ चुका होता और शायद आज आईआईटी में पढ़ने के बाद मैं कहीं फॉरेन कंट्री में जाके पीएचडी कर रहा होता। ये काश बाद में बहुत हॉन्ट करता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑनेस्टली भगवान कसम ये मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग मेरे को लिटरली मेरे को मैसेज आते हैं, अरे सर आप बकवास कर रहे हो, आप तो इतने वो ये भाई मुझे नहीं पता था जैम क्या होता है। मुझे बीएससी 3rd ईयर तक आते आते जब जैम का फॉर्म निकला तब मुझे पता चला था कि जैम क्या होता है। मुझे मेरे एक दोस्त ने जो कि स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है उसने मुझे बताया था जैम के बारे में, तब मैंने ऐसे ही उठे सुठे फॉर्म भर दिया था। मैं पास हो गया था जैम का पेपर, बट मुझे नहीं पता था रैंक कितना आया। मुझे आज तक नहीं पता मेरा रैंक कितना था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था रैंक के बारे में। मुझे आईसीटी के बारे में नहीं पता था, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुझे बीएचयू के बारे में नहीं पता था। ये सारी चीजें मेरे से नजरों से दूर थी, अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं था। तो मैं आप लोगों को, अगर आप मेरे से एक एडवाइस मांगोगे योगी सर हम ऐसा क्या करें अगर हम बीएससी 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, सबसे पहले अवेयर होना शुरू करो। रियलाइज और अवेयरनेस ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आपको अवेयरनेस है आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हो, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि काश क्या हुआ। और अवेयरनेस कहां से मिलेगी? सीनियर्स, टीचर्स। और आज के टाइम पे तो अवेयरनेस की जरूरत ही क्या है, सब जगह यूट्यूब सोशल मीडिया छाया हुआ है। आप डालो कुछ भी चीजें, करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, करियर ऑप्शंस इन केमिस्ट्री, करियर दिस, फलाना दिस, धमकाना दिस, आपको दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी। जितना टाइम आप टिकटॉक पे, जितना टाइम आप इंस्टाग्राम के रील्स पे, जितना टाइम आप यूट्यूब के बाकी बकवास की चीजें देखने में गुजारते हो, जितना टाइम आप बकवास के नॉनसेंस लेक्चर्स देखने में गुजारते हो, जहाँ पे लोग अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोग पता नहीं क्या नॉनसेंस अनाप शनाप बकरे होते हैं, इससे अच्छा अगर आप कोई कॉन्सेप्चुअल देखो या अवेयरनेस के वीडियो देखो, जहाँ पे आप इंटरव्यूज देखो। जैसे अभी मैंने इजराइल में एक अपनी इंडिया की स्टूडेंट है, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मैंने सागर मौमिक का इंटरव्यू लिया, मैंने निशा कुमारी जो अभी आईआईटी कानपुर में पढ़ रही है उनका इंटरव्यू लिया। जब आप इन इंटरव्यूज को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, आप अवेयर होते हो। और ऐसे ही जब आप बहुत सारे इंटरव्यूज देखोगे, बहुत सारे करियर ऑप्शंस देखोगे, तब आपको अवेयरनेस आएगी। मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कह रहा हूं कि काश अगर मुझे किसी ने बहुत सारी चीजों के बारे में बीएससी एमएससी में बता दिया होता तो आज पता नहीं मैं कहीं यूएस अमेरिका जर्मनी कहीं पे बैठा होता, पीएचडी कर रहा होता। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे रिसर्च करी थी। मैंने कहने वाले बहुत कहते थे अरे बहुत मेहनत कर यार, बहुत मेहनत कर, आगे फ्यूचर सेटल हो जाएगा तेरा के। हाँ, मुझे रियलाइजेशन था कि मुझे बहुत रिसर्च में मेहनत करनी चाहिए। मुझे ये भी रियलाइजेशन था बीएससी में अच्छा नंबर आना चाहिए। मुझे ये भी रियलाइजेशन था कि केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो मेरा करियर सेट हो जाएगा। पर ये अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे, कहाँ, किस टाइम पे। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जीआरई आइलेट्स के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं बीएससी के 3rd ईयर में था तो मेरी एक फ्रेंड थी अनुजा करके, राइट नाउ आई थिंक सो शी इज इन जर्मनी। मैं उसको देखता था, उसने 1 साल का गैप लिया बीएससी के बाद। अब मैं सोचता था यार ये बीएससी के साथ गैप क्यों ले रही है बंदी, मतलब क्या जरूरत है इसको गैप लेने की, एमएससी क्यों नहीं करती है। देखो मैंने एडमिशन ले लिया एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री मुंबई यूनिवर्सिटी में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो बंदी 1 साल का गैप लेके, शी वाज फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, वो फिजिक्स की थी, उसने इंटर्नशिप किया, टीआईएफआर में एक प्रोजेक्ट पे काम किया 1 साल। अब मैं सोचता था यार ये बंदी पागल हो गई है, चुपचाप जाके एमएससी करती तो क्या प्रॉब्लम होती इसको। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसने 1 साल का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लिया। और मेरा एक दोस्त था उसमें, ऋषभ गाला करके, मुझे आज भी याद है, उसने भी टीआईएफआर और आईआईटी बॉम्बे में प्रोजेक्ट वर्क किया था। और उस समय मैं सोचता था ये पागल हो गए, बीएससी के बाद गैप ले रहे हैं, एमएससी क्यों नहीं करते, इनको क्या करियर वेरियर नहीं बनाना है क्या। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसने प्रोजेक्ट वर्क जो किया, उस प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे आज वो बंदा जो ऋषभ है वो यूएसए में बैठा हुआ है, क्योंकि उसे पीएचडी के लिए वहां पे ऑफर मिला। जब आप पीएचडी के लिए पेपर के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप अपना रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस दिखाते हो तो आपको प्रायोरिटी मिलती है, आपको प्रेफरेंस मिलती है। उसने बंदे ने 1 साल में जीआरई और टॉफल का एग्जाम दिया। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे तो उस समय वो बेवकूफ लगते थे। आज सोचता हूँ तो लगता है यार काश किसी ने मुझे भी बैठा के बता दिया होता कि बेटा देखो ये ऑप्शन है, तो मैं भी बीएससी के बाद 1 साल गैप लेने का सोच लेता, या शायद मैं भी कहीं प्रोजेक्ट वर्क में जुड़ जाता। मैं कह रहा हूँ ना, आप हमेशा चोट जब लगती है तब सीखते हो। और मुझे इतनी चोट लगी हुई है, इतने जगहों पे मुझे ऐसा लगा, बाद में पता चला अरे ये भी ऑप्शन अवेलेबल था, कभी किसी ने बताया ही नहीं। और शायद मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं उतना टेक से भी नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास बीएससी थर्ड ईयर तक, अब आपको ये यकीन नहीं होगा, बट मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि बीएससी थर्ड ईयर में यूट्यूब की नाम की चीज क्या होती है। कभी यूट्यूब हमने यूज ही नहीं किया था। ऑनेस्टली कभी हमने यूट्यूब नहीं किया था। मैं 1992 वाला जनरेशन हूँ, जिसको हम 90s की जनरेशन कहते हैं। हम तो डोरेमोन और वो कार्टून नेटवर्क देख के बड़े हुए हैं, हमको नहीं पता था ये यूट्यूब क्या होता है। आज की जनरेशन को तो सब पता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्या होता है।
न्यूज़पेपर में न्यूज़ आने से पहले इंस्टाग्राम पे न्यूज़ आ जाती है। तो हमको अवेयरनेस की बहुत कमी थी, स्मार्टफोन था नहीं, इंटरनेट उस समय चलता नहीं था। बैक इन 2014-15 कहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी भी गलती थी कि मैंने कभी अवेयरनेस, तो मेरे दोस्तों को कैसे पता था ये सब, उनको कैसे पता चला ये सारी अवेयरनेस के बारे में? उनको ये अवेयरनेस पता चली उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर से, जो ऑलरेडी वेल एजुकेटेड थे। शायद मेरे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं थे, मेरे पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता था कि बीएससी, एमएससी, आईटी में फलाना दिमकाना ये होता क्या है। तो कभी किसी ने मुझे गाइडेंस नहीं दिया। मेरी फैमिली में ऐसा कोई बंदा भी नहीं था जिसने, मुझे लगता है मेरी फैमिली में मैं ही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा हूँ, सबसे ज़्यादा एजुकेशन मैंने ही ले रखी है। तो मुझे ऊपर भी कोई एल्डर नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इंटरव्यू वीडियोस, अवेयरनेस वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस हमें हमेशा देखने चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में और क्या क्या नए नए ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जब हमें डिसीजन लेने की बारी आएगी, जब हमें कोई डिसीजन लेना होगा, तब हमारे पास जब मल्टीपल ऑप्शंस रखे होंगे तो हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने सिर्फ कहीं सुन लिया होता है कि जैम देना होता है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि जैम दे के क्या करना है और आगे का फ्यूचर क्या है। इसलिए मैं हमेशा कैरियर वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं जब अनअकैडमी पे था तो मैं स्पेशल क्लासेस लेता रहता था, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताते रहता था, बट बच्चे नहीं सुनने, उनको सिर्फ इतना पता होता है, इसको हम कहते हैं आधी अवेयरनेस, कि आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है। भाई आईआईटी में जाके आगे क्या, आगे क्या, या इस चीज़ की अवेयरनेस है आपको? अगर आपको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो कभी भी अवेयरनेस पहले रखो। इस पूरे वीडियो सेशंस में 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा, अवेयरनेस और एक होता है जिसको कहा जाता है रियलाइजेशन। ठीक है, अब बीएससी में आ जाते हो, अब हमें क्या करना चाहिए। यूजुअली अगर आप देखो, बच्चा बीएससी के बाद एमएससी करता है नॉर्मली ज़्यादातर, और एमएससी के बाद या तो वो जॉब करने चले जाते हैं या तो वो पीएचडी करने चले जाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग या विदाउट इवन हैविंग अवेयरनेस कि हमें आगे जाके क्या करना है या आगे जाके क्या करना है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम फ्लो में बहते रहते हैं, जहां सब गए वहां हम भी गए। अब यहाँ मैं आपके साथ कुछ की पॉइंट्स पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है कि जब आप बीएससी में होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या रियलाइज करना चाहिए और किस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। कैरियर, सबसे पहले आपको ये ऑप्शंस पता होना चाहिए कि अगर आप बीएससी केमिस्ट्री ले रहे हो तो बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद जॉब, आगे क्या रास्ता है। जब तक आपको रास्ता ना पता हो, आपको ये ना पता हो कि आगे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, लोगों की सुनो मत, मेरे गांव के बच्चे ने, बंदे ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढिमकाने ने ये किया, वो उसका नसीब, उसका लक था या उसका अवेयरनेस था कि उसने वो कर लिया, वही तुम्हारे साथ डिक्टो होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा कैरियर के बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयरनेस कहाँ से आएगी? ऑनलाइन, ऑफलाइन। अब कैरियर अगर आपको बनाना है तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लेक्चर्स। भाई बहुत बच्चे होते हैं जो बीएससी में लेक्चर मिस करते हैं, हमने भी किया। आज सोचने काश लेक्चर्स अटेंड कर लिए होते तो पता नहीं। मुझे अभी भी याद आता है, मेरी एक टीचर थी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म और वो बोट फॉर्म सिखाती थी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बकवास चल रहा है, तब मुझे सिर्फ ऐसा ऐसा दिखता था। रियलाइजेशन नहीं थी कि ये इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि ये चीज़ आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी, और अवेयरनेस भी नहीं थी कि इस चीज़ का कहाँ यूज़ होने वाला है। तो लेक्चर्स अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बुक्स। ऑनेस्टली आप यकीन नहीं मानोगे, मैं भगवान कसम आपसे कह रहा हूँ, ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि यकीन नहीं करते लोग मेरी बातों पे। मेरे पास एक भी रेफरेंस बुक नहीं थी जब तक मैंने बीएससी पास आउट किया। मैंने सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी में, मेरे पास आज भी वो किताबें रखी हुई हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी की ये किताबें आती हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, हिमालय पब्लिकेशन की किताब है, मैं आज भी इनको अपने पास संभाल के रखता हूँ। मैंने सिर्फ इनसे पढ़ाई करी है, पूरी बीएससी इन किताबों में पढ़ाई की है, जहाँ पे बहुत सिलेक्टिव कंटेंट होता है। मुझे किसी ने बीएससी में कह दिया था, एक काम करो, एक बुक आती है एटकिंस की, वो ले लो। अब मैंने एटकिंस की बुक खरीद ली देखा देखी में, क्योंकि किसी ने कह दिया। मुझे कभी एटकिंस की लैंग्वेज समझ में नहीं आई क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, किसी ने कह दिया, मैंने ले लिया, और वो बुक आज भी मेरे घर पे रखी हुई है। मैंने आज तक कभी एटकिंस को ऐसा डिटेल में पढ़ने का कोशिश नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आया एटकिंस की बुक में। तो बुक्स एक ऐसी चीज है जो बीएससी के बच्चे कभी रीड नहीं करते। आप लोग कभी बुक्स पढ़ते ही नहीं हो, आप लोगों को ये रियलाइजेशन या अवेयरनेस ही नहीं होती कि बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है। आप कॉलेज के टीचर्स के नोट्स पे डिपेंड रहते हो, जेरोक्स पे डिपेंड रहते हो, वो पढ़ने वाली बच्ची का जेरोक्स ले लिया, पढ़ने वाले बच्चे का जेरोक्स ले लिया, यहाँ वहां से। आजकल तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कोचिंग क्लासेस का मटेरियल। यार ये बर्बाद कर देगा। सी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ, मैं भी अपना एक कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, मेरा भी ऐप है, बट ये बहुत गंदी आदत है। कोचिंग क्लासेस का मटेरियल बड़ा सिलेक्टिव होता है, वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाएगा, आपको नॉलेज की क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता है, वो आपको कुछ जागरूक करता ही नहीं है अंदर, क्योंकि आप बड़े सिलेक्टिव हो जाते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही होती है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, उसके आगे उसके पीछे कोई दुनिया नहीं है मेरी। तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बीएससी में बच्चे मिस करते हैं, वो है लेबोरेटरी। सी जब आप कॉलेज में जाते हो ना, लैब एक ऐसी चीज है जहां पे, और स्पेशली केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब, आई लव देम। मैं बहुत स्ट्रांग था फिजिक्स में,
आई वॉज रियली बहुत कम बच्चों को ये पता होगा, मैं बताना चाहूंगा, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ फिजिसिस्ट। मैं केमिस्ट तो गलती से बन गया, केमिस्ट्री कभी मेरी प्रेफरेंस नहीं थी, मेरी प्रेफरेंस हमेशा फिजिक्स थी। लेबोरेटरी में जो मैंने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स किए, जो मैंने फिजिक्स में, जो मेरा फ्रेंड आज नील स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, उनके साथ जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स हम करते थे, क्या मजे करते थे हम एक्सपेरिमेंट में, एक एक चीज को फील करते थे। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, जो टीचर बताती है देती है हम वो करते हैं और किसी तरीके से खत्म करके भागने की कोशिश करते हैं। यही गलती मैंने एमएससी में भी करी थी। आज मुझे याद आ रहा है कि एमएससी में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां हमने यूटेक्टिक का एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को करने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे, 8 घंटे लग जाते थे। उस एक्सपेरिमेंट को मैं कभी समझ नहीं पाया था। मुझे प्रोफेसर ने कहा ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, मैं करता गया, ग्राफ निकलते गए और ये टीचर ने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा ग्राफ आया। कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, कभी अवेयरनेस ही नहीं आई कि ये जो चीज मैं एमएससी में कर रहा था, इसी पे मैं एक फेज रूल का चैप्टर बनाऊंगा जो बहुत सारे बच्चे इंडिया में मेरा देखेंगे। और जब मैं वो वीडियो बनाने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो मैं एमएससी में कर रहा था, पर अब दोबारा एमएससी में जा नहीं सकता हूं। मुझे आज एहसास होता है कि हम लोग सल्यूबिलिटी का गेम खेलते थे। वो इस तरीके से फ्लास्क लेते थे जहाँ पे वाटर को और क्लोरोफॉर्म को लेके एक्सपेरिमेंट करते थे सल्यूबिलिटी के बारे में, कि पार्शियली मिसिबल इमिसिबल के बारे में। उस समय हमको सिर्फ करना होता था, ऑटो पायलट मोड पे हम उस चीज को करते थे। आज रियलाइज हो रहा है कि जो हम वहां करते थे वो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट था। जब हमने थियोरी में इन्वॉल्व होना मैंने शुरू किया, मतलब जब आप बीएससी में होते हो ना, आप बहुत सारी चीजें सिर्फ करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके करिकुलम का पार्ट होता है और आपको सिर्फ वो करना। अब यहाँ पे टीचर्स की भी गलती होती है जो हमें कभी रियलाइज या अवेयर नहीं करवा पाते। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को दोष नहीं दे सकते। अब मैं आज टीचर हूं तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूं कि गलती मेरी भी होती है अगर मैं एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाता हूं या एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट जागृत नहीं करवा पाता हूं, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करवा पाता हूं। तो बुक्स, लैब और लेक्चर्स, ये आपको बीएससी में ध्यान रखना है कि आप अवेयर रहो कि आप क्या कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और इसका क्या यूज होने वाला है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सिर्फ मैन्युअली उसको रोबोट की तरह करते जा रहे हो। दूसरा मैं कहूंगा स्किल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ, शायद इस वीडियो में ना कर पाऊं, पर ये एक ऐसी चीज है जिसने मेरा करियर सुधार दिया। आज अगर मैं बिना नेट क्वालिफाइड, बिना गेट क्वालिफाइड किए, बिना जैम में कोई बड़ा रैंक लाए, बिना आईआईटीज में जाए, बिना किसी क्रीम इंस्टीट्यूट से पढ़े, अगर आज आप मुझे किसी गांव के इंडिया के किसी कोने में सुन रहे हो, या आज अगर मेरा कोई छोटा सा भी कहीं एक नाम है या लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो इन स्किल्स की वजह से। ट्रस्ट मी, ये स्किल्स एक दिन में या एक रात में या 6 महीने में या कहीं ट्रेनिंग लेने से नहीं आती हैं। स्किल्स ऐसी चीज होती हैं जो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको अपने अंदर लानी पड़ती हैं। और मैं 3 स्किल्स के बारे में यहाँ बहुत जोर से डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1 स्किल होगी कम्युनिकेशन स्किल। सी, आप में से 90% ऐसे बच्चे होंगे, मैं कल ही एक लेक्चर ले रहा था, ऑफलाइन में पढ़ा रहा था मुंबई में, मैं क्लासेस में वाइवा ले रहा था। लेक्चर में मैंने एक बच्ची को खड़ा किया, उसे सब आंसर आते थे बट वो बोलने की हिम्मत नहीं रख रही थी, वो डर गई थी, उसे बोलना नहीं आ रहा था। शायद वो हिंदी बोलना नहीं जानती अच्छे से, वो मराठी अच्छे से बोलती है, इवन तो मुझे मराठी समझता है, फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं थी। आपने बहुत बार आईआईटीज के टीचर्स के बारे में सुना होगा, हम आईआईटीज के टीचर्स को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इनको पढ़ाना नहीं आता है, इनको तो इनके लेक्चर बड़े बोरिंग होते हैं। बहुत बार मैं आईआईटीएन से बात करता हूँ तो कहते हैं ऐसा नहीं, उनके नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। They don't know how to put their points in front of people. They don't know how to express it. They don't know कि हमें बोल। और आज की दुनिया में जनाब एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। मौन रह के चीजें नहीं होती। जो मौन थे उनकी कुर्सियां चली गई, जो बोलते थे वो आज कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो बोलते थे वो सेल्स मार्केट में आप छाए हुए हैं। आपने कभी देखा होगा सेल्स मैनेजर जो होते हैं, सेल्स वाले जो लोग होते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल पे ही होते हैं। मैं कुछ खरीदने के लिए गया था एक चीज, तो मुझे सेल्स वाले ने इतना पिच किया, मुझे उस समय इतना इंपल्स आया कि अभी खरीद लूं चीज को, पर बाद में ठंडे दिमाग से जब सोचा तो समझ में आया इसके सिर्फ वर्ड्स थे जो मेरे कान में पड़े और मैं इंपल्सिव हो गया था। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। और कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सोच रहे हो कि जॉब के समय मेरे पास आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत अभी कल ही मैं, आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ, कल मैं मुंबई में घाटकोपर स्टेशन पर एक स्टूडेंट से मिला एंड ही इज फ्रॉम एनआईटी और वो कोटा की एलन कोचिंग क्लासेस में उसको जॉब लग गया है। एंड जब मैं उससे बात करा था बोलता सर बहुत डर लग रहा है। मैंने यार तू एनआईटी का बंदा है, तू एनआईटी से पढ़ के आया है, तूने आईआईटी जैम क्रैक किया है, तू एलन में लगा हुआ है, परमानेंट हो चुका है, तेरे को क्या डर लग रहा है? बोलता परमानेंट नहीं हुआ हूं सर, मेरी कम्युनिकेशन टीचिंग इज नॉट माई फोटे, मैं टीचिंग कर नहीं सकता, मेरे को नॉलेज बहुत है, आप एग्जाम दो, उसने टॉप मारा है, पर आई कांट डिलीवर इट इन द क्लास कंट्रोल करना, टीचिंग करना है मुझसे होता नहीं है, मेरे को जम रहा नहीं है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं जब डेमो लेक्चर्स होंगे तो मुझे निकाल ना दिया जाए, क्योंकि भले ही मेरे पास नॉलेज बहुत है बट मुझे डिलीवर करना है, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता। कभी कभी इंसान के पास बहुत नॉलेज होती है
और उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। और कम्युनिकेशन स्किल, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा था। एमएससी के बाद अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करूंगा, भाई एमएससी के बाद आपको जॉब पे जाना है, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच है। प्रैक्टिस आप बीएससी में कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल आप बीएससी में सुधार लो जितना सुधार सकते हो। पार्टिसिपेट करो, लोगों को बोलो। आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो थोड़े एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करो, एक्सप्रेसिव बनो। आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं सुधरेगा तो आपको एमएससी के बाद जब आप जॉब की दुनिया में जाओगे, इवन दो आपका सर बहुत नॉलेज से भरा होगा, आप बहुत माती खाओगे, पीछे रह जाओगे। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारें, कैसे करें, मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मेरी बातों को सुनकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स भर दो, बताओ तुमको किस किस टॉपिक्स पे मेरे से सुनना है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा मैं पॉइंट कहूँगा बुक रीडिंग। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले शुरू करी है। अब आप हंसोगे मेरे पे कि आप भी, मतलब मैं कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ता था। मेरे फ्रेंड्स थे बीएससी में, रुइया कॉलेज में, जब मैं मुंबई में पढ़ता था, आई यूज्ड टू सी वो बुक्स में अपने बैग में ना एक मोटी सी बुक लेके चलते थे, बड़ी हल्की होती थी। तो मैं बोला यार ये क्या किताब है, दो दिखा। एक दिन मैंने वो बुक ले ली और गलती से मैंने जो बुक ली वो बड़ी खराब बुक थी। मतलब मैं आई कांट टेल यू कौन सी बुक थी वो बहुत ही घटिया बुक थी। उसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है रिसेंटली, थोड़ी अडल्ट कंटेंट था उसके अंदर। तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, यार मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, ना कोई फोटो है इसके अंदर। फिर किसी ने मुझे सेपियंस करके एक बुक दिया, सेपियंस, आई थिंक तो मेरे पास अभी भी यहाँ रखी हो, शायद ना हो। वो सेपियंस करके बुक दिया, मैंने 2 पन्ने 3 पन्ने पढ़े। मैं यार रीड करो, इमेजिन करो, रीड करो, इमेजिन करो। कोई डायग्राम नहीं है, केमिस्ट्री की बुक में फॉर्मूला डायग्राम सब होता है तो मजा आता है। मैंने कभी नॉवेल्स रीड नहीं किया, मैंने कभी कोई बुक्स रीड नहीं किया। बट रिसेंटली मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, पीस ऑफ माइंड के लिए मुझे बुक्स का सहारा लेना पड़ा। मैंने 2 बुक्स पढ़ा, पहला बुक द रिच डैड एंड पुअर डैड, और दूसरा मैंने पढ़ा इकिगाई। और अभी मैं 2 बुक एक साथ पढ़ रहा हूँ। एक एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ रहा हूँ आजकल, और एक मैं पढ़ रहा हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, प्रिंसिपल ऑफ मनी या साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक है। और एक निकोलस हिल का एक बुक आता है, थिंक बिग एंड ग्रो बिग करके एक बुक आती है। ये 3 किताबें अभी मैं पढ़ रहा हूँ। बुक रीडिंग करने से, व्हेन आई से बुक रीडिंग, आई डू नॉट मीन केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक्स। बुक रीडिंग में ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ, वो रेफरेंस बुक्स है। मैं ये बुक रीडिंग कह रहा हूँ वो बुक्स जहाँ पे आप नॉवेल्स पढ़ते हो। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बीएससी में आप 15-20 बुक्स पढ़ लो, कोई 2-3 बुक ऐसी उठाओ जहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। मैं बुक्स में 3 बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा। एक ऐसी बुक उठाओ जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करे, मैं उसमें सजेस्ट करूंगा आपको एटॉमिक हैबिट। एक ऐसी बुक है जो आपको रीड करनी चाहिए, जिससे आपकी छोटी छोटी हैबिट्स सुधरेंगी। दूसरी एक बुक होनी चाहिए जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, जो आपको ये रियलाइज करवाए और ये अवेयर करवाए कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इकिगाई करके एक बुक आती है, इकिगाई करके। आप प्लीज इस बुक को अगर हो सके तो रीड करने का कोशिश करो। और तीसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फाइनेंस से रिलेटेड एक ऐसी किताब जरूर पढ़ो जो बहुत जरूरी हो। अब ये फाइनेंस वाले टॉपिक पे मैं इस वीडियो में तो ज्यादा डिस्कशन शायद नहीं कर पाऊंगा, बट मैं डिस्कस जरूर करूंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस में मैं आपको कहूंगा रिच डैड एंड पुअर डैड एक बुक आती है, किताब आती है, बड़ी सस्ती मिलती है, 100-150 रुपए में मिल जाती है ये किताबें। आप रिटर्न करोगे तो 50% रुपए वापस मिल जाते हैं। इन 3 किताबों को जरूर पढ़ना। ये 3 किताबें जो होंगी वो आपकी लाइफ को चेंज करने में, साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड चेंज करने में बहुत मदद करेंगी। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहूंगा स्किल्स में, वो है फाइनेंशियल नॉलेज। सीधे कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, या मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी महीने की लाख रुपए होती है ना, 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि उस पैसे का करना क्या है। उन्हें ये नहीं पता होता कि टैक्स कैसे बचाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि लोन लेने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत होती है, उन्हें बैंकिंग की चीज़ें नहीं पता होती। तो बहुत में से आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ने में बहुत स्मार्ट होंगे, बट उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। आप पढ़ क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए, अच्छी नौकरी लेने के लिए। अगर आप मान लीजिए महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन उस लाख रुपए में से 10,000 रुपए आप टैक्सेस में भर दे रहे हो, या आप 10,000 रुपए ऐसी जगहों पे आप में लायबिलिटीज बढ़ गई हैं। ये 2 वर्ड्स हम कभी साइंस वाले नहीं समझते, एसेट और लायबिलिटी। जिस दिन आप एसेट और लायबिलिटी समझना स्टार्ट करोगे, आप भले ही आप कम कमाओगे, पर आप खुश रह पाओगे, अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाओगे। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। इस फाइनेंशियल नॉलेज में मैं एक बंदे का नाम जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पे, इवन तो मैं पर्सनली ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि पता नहीं जो भी XYZ रीजन है, बट उसको मैं इस चीज में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, अमन धतरवाल सर। अगर आप अमन धतरवाल सर के लेक्चर्स अटेंड करोगे, उन्होंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं फाइनेंशियल नॉलेज पे
कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए, फाइनेंशियली कैसे अपने आप को आप अलग अलग ऑप्शंस ले सकते हो। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, काफ़ी मुझे उनका ये कंटेंट अच्छा लगता है कि वो बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा 26 एज का फॉर्म क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भराया जाता है, टैक्स रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, एफडीज क्या होती हैं, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आया जाता है। जब आपको ये सब पता ही नहीं है, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप अमीर बन जाओगे पर उसके बाद गरीब होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। तीसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है हेल्थ। सी बीएससी का एक जो बच्चा होता है ना, वो हेल्थ को बड़ा निगलेक्ट करता है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। निगलेक्ट करता है मतलब बीएससी में आप जब जाते हो तो नए नए दोस्त बनते हैं। दोस्त इज इक्विवेलेंट टू हैबिट्स, और हैबिट्स जब बदलती हैं तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, घूमना फिरना, मस्ती करना, लेट नाइट सोना। और जब आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में नए नए जाते हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, लव रिलेशन। अब मैं इस लव वाले रिलेशन पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता, इवन दो आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस, बट मैं थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ डिस्कस करना। मुझे कॉन्फिडेंस आने दो, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं पक्का इस टॉपिक के ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। बट बहुत बार ऐसा होता है लेट नाइट सोएंगे, चैटिंग करने में, लव के चक्कर में फंस जाते हैं, सुबह लेट उठेंगे, आंखें सूजी होती हैं, पूरी हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर आप बीएससी में अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो तो एमएससी में आते हुए आप भले ही कमाओगे 40,000, पर उसमें से 10,000 आप दे रहे हो फिटनेस पे, 10,000 आप दे रहे हो किसी डॉक्टर को, 10,000 दे रहे हो आप दवाइयों में, तो क्या ही मतलब है उसका। हेल्थ मतलब नॉट बॉडी बिल्डिंग या एकदम मसल्स। हेल्थ इज फिट। हेल्थ का मतलब नहीं होता पेट नहीं है, सिक्स पैक एब्स। हेल्थ इज फिटनेस। हेल्थ इज कि आप बीमार नहीं पड़ते हो, हेल्थ इज कि आप हमेशा एक्टिव रहते हो, हेल्थ इज कि आपके फेस पे, आपके बॉडी में एक ऑरा है, एक पर्सनैलिटी है जिसको बंदा देखते ही पहचान सकता है, आपकी आंखों में वो शाइन है, उसको हम हेल्थ कहते हैं। अब हेल्थ 2 टाइप की होती है, मेंटल एंड फिजिकल। अब मैं इस पे भी अब लेक्चर नहीं देना चाहता मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी, पर ये 2 टाइप की हेल्थ होती है जिसको आपको सुधारना होता है। हेल्थ में आपको ईटिंग हैबिट्स एंड जिम और या योगा, ये 2 ही चीज़ें फिलहाल मैं आपको कह सकता हूँ कि इन पे ध्यान देना। बीएससी के टाइम पे अगर आप अपनी हेल्थ संभाल लोगे तो जॉब की दुनिया में जब आप गुजरोगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, आप परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे पाओगे। आपका हेल्थ अगर अच्छा होगा तो वर्क प्लेस पे आप बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। तीसरी चीज मैं हमेशा कहूंगा वो है फ्रेंड सर्कल एंड सोशल सर्कल। हम लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, जैसे अभी मैं आपको कहूँ तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ चलता भाईचारा, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। भाई साहब ये भाईचारे के चक्कर में जिसको ब्रदरहुड कहते हैं, बहुत लोगों के करियर बर्बाद हो गए। ये भाईचारा तब तक अच्छा लगता है जब तक आपका परिवार नहीं बस जाता, जब तक आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक भाईचारा बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी इस बात से वाकिफ हो गए कि गर्लफ्रेंड से ज्यादा धोखे तो हमें फ्रेंडशिप में मिलते हैं। तो आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है। आपका फ्रेंड्स, आपके एनवायरमेंट, आप अगर देखोगे मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं ज्यादा टच में नहीं हूँ। वी डोंट मीट, हम लोग रोज चाय पे नहीं मिलते हैं, हम लोग रोज बाइक पे गेड़ियां मारने नहीं निकलते हैं, हम बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत रेयरली बातें करते हैं। बट मुझे उनको देख कर, उनको मुझे देख के इंस्पिरेशन मिलती है। हम एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव फीलिंग लाते हैं कि अगर तू आज 1 लाख कमा रहा है, मैं 1 साल के बाद तेरे से ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग है, वो नफरत नहीं है। और फिर हम साथ में मिलकर स्पेंड करते हैं, हम क्लब्स में जाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम पार्टियां करते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स को लेकर बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है। फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को उबार भी सकती है, गिरा भी सकती है। अगर फ्रेंड सर्कल आप देखो कभी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ हम लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, फैमिली को इग्नोर कर देते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं, और फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंडशिप में इतने घुस जाते हैं कि 4-5 साल के बाद एहसास होता है कि काश उस टाइम पे अगर अपने खुद पे काम कर लिए होते तो हम शायद आज कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे होते, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। हमें उतने धोखे नहीं मिले होते, हम काफ़ी बेटर पोजीशन पे होते। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, और ये यही पॉइंट होंगे जो जनाब ने मुझसे पूछा कि सर आप बीएससी के एक स्टूडेंट को जो जा रहा है, आप क्या क्या एडवाइजेस देना चाहोगे। मैंने काफ़ी शॉर्ट में इन एडवाइजेस को दिया, मैं चाहता तो काफ़ी एलोबरेट कर सकता था, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत सारी बातें कहने के लिए। बट उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ गाइडेंस, कुछ रास्ता आपको जरूर मिला होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी। प्लीज़ उन्हें नोट डाउन करके रख लेना, जिन जिन बातों के बारे में मैंने आपके साथ जिक्र किया है और जिन किन किताबों के बारे में मैंने आपसे कहा। ऐसे अगर आपके पास और भी डाउट्स हैं और भी ऐसी कुछ क्वेरीज हैं, इवन दो आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं संदीप महेश्वरी नहीं बनना चाहता, बट स्टिल अगर आप लोगों को मेरे से कुछ सुनना हो या मुझसे कुछ बातें करनी हो, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कीजिए। जो कमेंट या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जो मुझे मैसेज अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे इस पे मैं थोड़ा इस चीज़ों में हिचकिचाता हूँ बोलने से, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि शायद ही आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, मैं भी अभी उस फेज में हूँ। मैं कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी बना नहीं हूँ आज कि जहाँ मैं बैठ के तुमको दे सकूँगा, देखो भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, देखो ऐसा हो जाएगा। इवन आई एम स्ट्रगलिंग, इवन आई एम इन द फेज, आई एम इन द पाथ। मैं भी अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी नए नए ऑप्शंस, नए नए पॉसिबिलिटीज़ मैं कहा ना, जैसे मैंने खुद 2 महीने पहले किताबें पढ़ना शुरू करी हैं। मुझे भी नहीं पता था कि किताबें पढ़ने से इतना सुकून मिलता है। तो वक्त के साथ मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ,
हो सकता है कि मेरे कुछ एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हो जाए। तो अगर ऐसे कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।